हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। देखिए गाइस, जो अपना क्लास रेगुलर थियरी वाली चल रही थी, ठीक है, अपने चैनल पे आ रहा था श्वेत कमल मेडिकल अड्डा पे, ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन तक उस पर वीडियो नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस हैं, जिसके कारण हम अब आगामी कुछ दिन तक उस चैनल पे वीडियो, कोई सा भी वीडियो नहीं डालेंगे, ठीक है। हो सकता है 15 दिन तक या हो सकता है 20 दिन तक उस पर वीडियो नहीं आएगा, लेकिन आप सबकी क्लास ज़रूरी है। इसी को लेकर हम इस चैनल पे रेगुलर क्लास करते रहेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक आपके बचे हैं, हम इसी चैनल के माध्यम से आप सबको क्लास देते रहेंगे प्रॉपर तरीके से, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाले हैं, तो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो आज की जो टॉपिक रहने वाली है अपना, ठीक है, बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। क्या रहेगा? बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे विद्यालय स्वास्थ्य, इसका उद्देश्य क्या है विद्यालय का, ठीक है, विद्यालय में किस प्रकार की समस्या होती है बच्चों के, ठीक है, बच्चों के विद्यालय के स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है, समस्या क्या है और क्या योजना, क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसके बारे में देखिए आपका ये सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, ये सारे सिलेबस में दे रखा है, इसलिए मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। विद्यालय का वातावरण क्या होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके भर्ती परीक्षा में 4 नंबर मिनिमम आ जाते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 नंबर पूछ लिए जाते हैं इन दोनों टॉपिक से, ठीक है। जैसे हम सिलेबस की ओर चलेंगे तो देखेंगे कि ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। हमने ये 25 नंबर का टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। और जो कुछ बचे थे वीडियो में हमने नहीं कवर किया था, लेकिन जो पीडीएफ आपको दिया था उस पीडीएफ में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये 25 नंबर का टॉपिक हो गया है। उसके साथ ही साथ हमने एक और टॉपिक उसी में कवर कर लिया था, ठीक है। वीडियो नंबर 26 में हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया था, विशेष स्तनपान, ठीक है। ये वाला भी टॉपिक हम जो 28 नंबर पे दिखाई दे रहा है, ये भी हम वीडियो नंबर 26 में कवर कर चुके थे, ठीक है। उस पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएगा विशेष स्तनपान का, ठीक है, स्तनपान कराने का तरीका, ये सब चीज़ें क्या हैं। और ये 27 नंबर का जो टॉपिक है, दुर्घटना, कारण, सावधानियाँ और रोकथाम, ये चीज़ हम कब कवर किए हैं जानते हैं? कब कवर किए हैं? जब हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, फर्स्ट एड के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये वहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक है। अब आपका बच रहा है क्या? बच्चों का शारीरिक, ये 26 नंबर टॉपिक जो बच रहा है, बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, ये 26 वाला जो बच रहा है आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और ये 29 विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्या और कार्यक्रम, मतलब कि आज की वीडियो से आपके 29 टॉपिक कवर हो जाएंगे। फिर बचेगा 30 नंबर का टॉपिक, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, ये हम अगले पार्ट में, ठीक है, अगले वीडियो में कवर कर देंगे। 28 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। और ये 31 वाला जो मासिक चक्र और उद्देश्य के दौरान स्वच्छता, ये भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मिडवाइफरी आ जाएगा जो लास्ट है। फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस ख़त्म, एंडिंग पे ही है। और बहुत जल्दी हम, ये छोटा छोटा चीज़ें हैं तो बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। देखिए आपकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, नहीं, ये एमसीक्यू लेके आऊँगा चैप्टर वाइज। अभी जैसे मैं थियरी करवा रहा हूँ चैप्टर टॉपिक वाइज, उसी प्रकार से टॉपिक वाइज एमसीक्यू, हर एक टॉपिक से 50 से 60 ही एमसीक्यू करवाएंगे। और हर एक टाइप का एमसीक्यू बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ थियरी आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे एमसीक्यू करने में बहुत ही आनंद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाल अधिकार, ठीक है। बाल अधिकार में क्या देखेंगे? बच्चों के संरक्षण और कल्याण की दिशा में पहल, ठीक है। तो हेडिंग आपको डाल के रखना है बाल अधिकार। देखिए क्या होता है, आज के समय में समाज में बच्चों के अधिकार और उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। बच्चों के हितों को सुरक्षित रखने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान और कानूनों में कई प्रावधान बनाए गए हैं। अब जो प्रावधान बनाए गए हैं भैया, हम उन सबको यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। जैसे कि संवैधानिक प्रावधान, पहले क्या था, कोई रूल नियम नहीं था और छोटे छोटे बच्चों को भी फैक्ट्री में डाल दिया जाता था, काम करवाया जाता था। लेकिन अब जो संवैधानिक प्रावधान बन चुका है कि धारा 24
धारा 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में रोजगार देने पर रोक लगाई गई। मतलब इस धारा के अंतर्गत अगर 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को काम किया जाता है तो उन पे काम करवाया जाता है फैक्ट्रियों में, तो उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और दूसरा बात क्या हो गया, इन सभी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि धारा 39 के अंतर्गत यह बच्चों को शोषण को रोकने और उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने का प्रयास करती है, ये धारा 39। ठीक है। तो धारा 39 का कार्य आपको समझना होगा। अब धारा 45 में देखना है। धारा 45 क्या कहता है कि धारा 45 कहता है कि भैया 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। मतलब कि इस धारा के अंतर्गत जो 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं इनको मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। इस धारा का मतलब तो जितनी भी धाराएं हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 धाराएं के बारे में बात किया, धारा 24, धारा 39 और धारा 45। तो आपको ध्यान में रखना है इन तीनों धाराओं के बारे में। अब देखिए देश की पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्ग के बच्चों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि सन 1959 तक बाल कल्याण सेवाओं के लिए समुचित प्रयास नहीं किए गए थे। 1959 तक बाल कल्याण के सेवाओं के लिए समुचित प्रयास नहीं किए गए थे, लेकिन उसके बाद प्रयास शुरू हो गया था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों की घोषणा 1959 में की गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा 1959 है। तो बच्चों की विशेष जरूरत को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों की घोषणा की। भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए और बच्चों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए। अच्छा, कौन कौन से अधिकार प्राप्त किए, तो आइए जानते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है। तो पहला क्या है भैया, प्यार और सुरक्षित माहौल में विकास का अधिकार। दूसरा क्या है, सामाजिक सुरक्षा, पोषण, घर और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार। ठीक है। और तीसरा क्या, मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार। और चौथा क्या, खेल और मनोरंजन का पूरा अवसर प्राप्त करने का अधिकार। मतलब किसी बच्चे को उसके खेल और मनोरंजन के लिए आप अवरुद्ध नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं। किसी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने से आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनको ये अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा भैया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बच्चों को विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों की घोषणा की। ठीक है। इन्होंने घोषणा कर दी कि ये सारे बच्चे का अधिकार है और आप इनके अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। उनको प्यार करिए, उनके सुरक्षित माहौल में विकास का अधिकार है। ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा, पोषण, घर और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का उनका अधिकार है। मुफ्त शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार है। खेल और मनोरंजन का पूरा अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार है। ठीक है। आपदा या आपात स्थिति में प्राथमिक सुरक्षा का अधिकार है। सहनशीलता और शांति के माहौल पर जीने का अधिकार है। तो आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में था। तो ऐसे आपके 3 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है। पहला दे देगा प्यार और सुरक्षित माहौल में विकास का अधिकार। दूसरा दे देगा सामाजिक सुरक्षा, पोषण, घर, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार। तीसरा ऑप्शन दे देगा मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार। चौथा ऑप्शन दे देगा कि खेल और मनोरंजन का पूरा अवसर ना प्राप्त करने का अधिकार। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं है, यही। ठीक है। खेल और मनोरंजन का पूरा अवसर ना प्राप्त करने का, यहीं बीच में लिख देगा ना प्राप्त करने का अधिकार। लेकिन जबकि है ये बोल रहा है कि प्राप्त करने का अधिकार है, ना बोल देगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न आएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो आठवें पॉइंट पे बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार सभी बच्चों के लिए लागू है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ेंगे बाल श्रम और उससे जुड़े कानून। ठीक है। बाल श्रम और उससे जुड़े कानून। गरीबी के कारण ग्रामीण इलाकों में कई बच्चों को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाता है। मजदूरी करने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। इसे रोकने के लिए 1973 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम
संगठन आईएलओ ने एक संविधान जारी किया। इसमें बताया गया कि 15 वर्ष की उम्र को 15 वर्ष की उम्र को काम करने की न्यूनतम सीमा और 13 वर्ष की उम्र में हल्के कार्यों की अनुमति दी गई है, बशर्ते, ठीक है, बशर्ते, आगे पॉइंट क्या है, बशर्ते स्वास्थ्य और शिक्षा प्रभावित ना हो। मतलब आप हल्का काम करवा सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि उसकी स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावित ना हो पाए। ये नहीं कि उसकी स्कूल आप बंद करवा दो, केवल काम ही करवाओ, तो ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत इन्होंने बोला 1973 में इन्होंने बोला कि 15 वर्ष की उम्र को काम करने की न्यूनतम सीमा, ठीक है, न्यूनतम सीमा कितना है, 15 वर्ष की उम्र, और 13 वर्ष की उम्र में हल्के कार्यों की अनुमति दी गई कि हल्का काम आप करवा सकते हो, बशर्ते इस चीज़ का ध्यान रहे कि उनकी स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावित ना हो सके। ये नहीं कि उनकी स्कूल आप बंद करवा के दिन भर काम ही करवाओ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 में, ठीक है, यह अधिनियम बच्चों को खतरनाक कार्यों से बचाने के लिए लागू किया गया। कुछ प्रतिबंधित कार्य इस प्रकार हैं, जैसे कि कालीन बुनाई, ठीक है, ये खतरनाक कार्य हैं, ठीक है, बच्चों के लिए कालीन बुनाई, ठीक है, और खतरनाक वस्तुओं का निर्माण जैसे माचिस, पटाखे, कपड़ों की छपाई और रंगाई, बीड़ी, सिगरेट बनाना, ठीक है, निर्माण उद्योग में मजदूरी, तो ये सारे कार्य नहीं बच्चों को किया जाना चाहिए, खतरनाक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और ये इन्होंने कौन बोला कि भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये प्रतिबंधित किया गया है बच्चों के लिए, ठीक है, प्रतिबंधित कार्य हैं, ठीक है। किसके अनुसार, भारत में बाल श्रम अधिनियम के अनुसार ये सारे खतरनाक कार्य प्रतिबंधित हैं। कौन कौन से भैया, कालीन बुनाई, ठीक है, खतरनाक वस्तुओं का निर्माण, माचिस, पटाखे, ये सारे खतरनाक, कपड़ों की छपाई और रंगाई, बीड़ी, सिगरेट बनाना, निर्माण उद्योग में मजदूरी करना, ठीक है। अब देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में आया, तो यह अधिनियम क्या बोलता है, यह अधिनियम बोलता है कि बाल संरक्षण और कल्याण के लिए बनाया गया है। इसमें बच्चों की देखभाल, ठीक है, देखभाल, इलाज, सुधार और विकास के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से भैया, जैसे कि पहले हम हेडिंग में देखेंगे बाल शोषण, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज, इसमें क्या देखेंगे कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण पर ध्यान देना, ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों के शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल शोषण के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आती है। इसे रोकने के लिए परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। और दूसरा क्या है, बच्चों को हिंसात्मक वातावरण से बचाना, बाल संरक्षण सेवाओं को मजबूत करना। अब देखिए, बालिका और उनका अधिकार, बालिका और उनका अधिकार क्या है, भारतीय समाज में पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे बालिकाओं के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। सरकार ने बालिका शिक्षा और संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई, जैसे कौन कौन सी योजनाएं भैया, जैसे कि हो गया सबके लिए शिक्षा अभियान, ठीक है, सबके लिए शिक्षा अभियान, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था इसके अंतर्गत। अब देखिए, राष्ट्रीय क्रियाविधि 1991 से 2000, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि ये स्त्री भ्रूण हत्या, लिंग, ठीक है, भेदभाव और बालिका शोषण को रोकने के लिए बनाई गई योजना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया भैया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा, निष्कर्ष ये निकलता है कि भैया बच्चों का अधिकार सिर्फ कानून और नीतियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को एक सुरक्षित, शिक्षित और समान, ठीक है, अवसर देने में मदद करें। बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके अधिकारों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, बाल अधिकार के बारे में अच्छे से हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, बाल अधिकार के बारे में अच्छे से हमने पढ़ लिया। अब हम आगे की ओर चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं लड़कियों की विशेष देखभाल, एक सशक्त समाज की नींव, ठीक है। लड़कियों की विशेष देखभाल, लड़कियों और लड़कों के पालन पोषण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो हमारे समाज में चलता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल अब तो सुधार हो गया है। लड़कियों और लड़कों के पालन पोषण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़कियों के पोषण और शिक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ बालिका ही भविष्य में एक स्वस्थ युवती, फिर एक स्वस्थ माँ और अत्यंत एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। मतलब कि एक लड़कियों से ही लड़के होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए।
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। और अगर फीमेल ना हो तो भैया कोई किसी प्रकार का समाज बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, किसी की पीढ़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो समाज में बढ़ती बुराइयों, देखिए नेक्स्ट देखिए, लड़कियों की सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। समाज में बढ़ती बुराइयों जैसे यौन शोषण, बलात्कार ने यह साबित कर दिया कि लड़कियों को विशेष सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है, ठीक है। लड़कियों की सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता क्यों पड़ी भैया, क्योंकि समाज में बढ़ती बुराइयां, अब बुराइयां कौन कौन सी हैं, जैसे कि यौन शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, तो ये साबित कर दिया कि भैया लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो लड़कियों को विशेष सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है। किशोरावस्था में लड़कियों की विशेष जरूरत और यौन शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। अब इसी को देखकर महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था, लड़कियों और महिलाओं को कल्याण के लिए कई सामाजिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है कि जैसे पहला महिला कल्याण कार्यक्रम, ठीक है, महिला कल्याण कार्यक्रम। दूसरा कौन सा है, शिशु कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। ये सारे कार्यक्रम है, ध्यान में रखना है हेडिंग आपको। पहला महिला कल्याण कार्यक्रम, दूसरा शिशु कल्याण कार्यक्रम, तीसरा महिला और शिशु कल्याण कार्यक्रम, और चौथा क्या, बिखरे परिवारों के लिए योजना, और पांचवा क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना, और छठा क्या है, पिछड़ी जातियों के कल्याण के कार्यक्रम। तो महत्वपूर्ण बाल कल्याण एजेंसियां कौन कौन सी हैं, इस चीज़ को आपको देखना होगा कि भारत में कई संस्थाएं लड़कियों और बच्चों के कल्याण में सक्रिय हैं, जिनमें शामिल है पहला कौन सा कि इंडियन काउंसिल ऑफ, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। दूसरा कौन सा है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तीसरा क्या है, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और चौथा क्या हो गया, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। इन संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान मिलता है, फंड मिलता है, ठीक है, भारत सरकार से फंड मिलता है। तो इनके माध्यम से कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि डे केयर सेवाएं, कामकाजी माताओं के लिए बालवाड़ी, ठीक है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी है भैया, जैसे कि यूनिसेफ, सभी को पता है, WHO और केयर भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। क्लियर। अब देखिए ICDS क्या है, इसका फुल फॉर्म एकीकृत बाल विकास सेवा, ठीक है। 1975 में भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण और राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के लिए क्या लागू किया, ICDS योजना का शुरुआत किया। इसके तहत निम्न सेवाएं दी जाती हैं। तो आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा IDCS के अंतर्गत सेवा नहीं दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ICDS के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दिया जाता है। पहला हो गया पूरक पोषण, दूसरा हो गया टीकाकरण, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, स्वास्थ्य जांच, और चौथा क्या हो गया, चिकित्सा संदर्भ सेवा, और पांचवा क्या हो गया, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, छठा हो गया 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा। तो ये सब ICDS के अंतर्गत सेवाएं दी जाती हैं। क्लियर। अब देखिए कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या है, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या है। तो कन्या भ्रूण हत्या लड़कों को अधिक महत्व देने और सामाजिक आर्थिक कारणों को चलते जानबूझकर कन्या भ्रूण की हत्या करना। कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े तथ्य। अब देखिए कैसे पता चला कि भैया कन्या का भ्रूण हत्या हो रहा है। तो कुछ तथ्य हैं, जैसे कि यूनिसेफ की रिपोर्ट, ठीक है, यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंग भेद के कारण लगभग 5 करोड़ महिलाएं गायब हैं, ठीक है। विश्व में प्रति 100 पुरुष और औसतन 105 महिलाओं का जन्म होता है, लेकिन भारत में यह अनुपात घटकर 93 से कम है। तो इसी से पता चलता है कि कन्या भ्रूण हत्या किया जा रहा है। ये पुराना डेटा जो आपके बुक में दे रखा है वही हम बता रहे हैं। अभी करंट का कुछ और होगा, उसका नहीं, फिलहाल करंट का नहीं पूछेगा, आपकी बुक से ही चीज़ें पूछेंगे। आर्थिक कारण, अच्छा इसका कारण क्या है, आर्थिक कारण में देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या क्यों किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण, इसका सवाल आता है क्या कारण है जो कन्या भ्रूण हत्या किया जा रहा है। तो सवाल ये आता है कि भैया क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला निकल के आता है सामने कि भैया आर्थिक कारण, पैसे की कंगाली, ठीक है, पैसे की कंगाली। लड़के परिवार के खेत और व्यवसाय में सहायता करते हैं। अच्छा, ये लोग सोचते हैं कि जो लड़के होते हैं ये परिवार के खेत में जाएंगे या फिर कोई बिजनेस करेंगे,
ठीक है, उसमें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जो कि गलत जो धारणा है लोगों के प्रति कि लड़कियां कुछ नहीं करती हैं। आज के ज़माने में लड़कियां ही सब कुछ करती हैं, लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं। वृद्धावस्था में माता पिता को सहारा देते हैं, ये भी गलत अवधारणा है समाज के अंतर्गत, ठीक है। और दहेज के कारण लड़कियों को आर्थिक बोझ समझा जाता है, जो कि ये धीरे धीरे भैया ख़त्म हो रहा है अब दहेज, ठीक है। लोग अब खुशी से देते हैं, ठीक है। पहले क्या था, लोग मांगना पड़ता था, लेकिन नहीं भैया, अब तो लड़की वाले खुशी से देते हैं कि भैया इतना हम दहेज दे। अब तो लड़कों को बोली लगा देते हैं, अगर सरकारी नौकरी पा गया लड़का, ठीक है, ये चीज़ें हैं कि सरकारी नौकरी लड़का पा गया, फिर लड़का कुछ है, अच्छा खासा है, ठीक है, जॉब पे है, तो उसकी बोली लगने शुरू हो जाती है। लोग आते हैं, बोलते हैं 10 लाख दहेज देंगे। एक दूसरी पार्टी आती है, बोलती है हम 15 लाख देंगे। तो ऐसा नहीं है। जो समझदार होता है वो बोलता है हमको दहेज ही नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आप खरीद रहे हैं, हमें आप बोली लगा रहे हैं, नहीं भैया, आपको जो इच्छा करे वो दीजिए, मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यही होना भी चाहिए। और दूसरा कारण क्या हो गया भैया, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है, वंश चलाने के लिए पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है कि हैं, अच्छा पुरुष रहेगा तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, जबकि लड़कियां तो भैया शादी हो जाएंगी, विदा हो जाएंगी, अपने घर चली जाएंगी, ठीक है, ससुराल चली जाएंगी। अब पुत्र परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, ये सामाजिक कारण है। भ्रूण हत्या का, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या का। अच्छा, एक और कारण है कन्या भ्रूण हत्या का, धार्मिक कारण। इसके अंतर्गत क्या है सर, इसके अंतर्गत हिंदू परंपराओं के अनुसार मृत्यु के बाद माता पिता के अंतिम संस्कार में पुत्र ही मुख्य अग्नि दे सकता है। ये धार्मिक कारण है कि भैया हमारा पुत्र रहेगा, हमारा सेवा करेगा, ठीक है, बुढ़ापे में, और मर भी जाएंगे हम तो हमारा अंतिम संस्कार हमें दाग देगा, हमें मुख्य अग्नि देगा, जबकि महिलाएं नहीं करती। ये धार्मिक कारण के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सभी कारण हैं, ठीक है, ये सभी कारण हैं जो कि भ्रूण हत्या का, ठीक है, भ्रूण हत्या का किया जा रहा है, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या का किया जा रहा है कि पेट में ही, गर्भ में ही कन्या को मार देना, ये सब चीज़ें, उसको आने ही ना देना। तो ये सारे कारण जो मैंने आपको बता दिया इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब देखिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, अब सरकार द्वारा क्या कदम उठाई है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कई पहले की हैं। पहला, दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में दहेज प्रथा को रोकने के लिए, हाँ बहुत ज़रूरी है, उन्होंने दहेज विरोधी अधिनियम लाया 1961 में, बोला कि नहीं, दहेज प्रथा को रोका जाए, ठीक है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या कम हो सके। और दूसरा इन्होंने लाया क्या, दूसरा यहाँ पे ध्यान देना है, लाया क्या, PNDT अधिनियम। इसके अंतर्गत भ्रूण लिंग की परीक्षण पर लोग जो पता कर लेते हैं ना कि पेट में भैया लिंग पता कर लेते हैं ना, पेट में लड़की है कि लड़का है, तो इस पर रोक लगा दिया। अब आओ, तुम पता ही नहीं कर पाओगे तो भ्रूण हत्या कहाँ से करोगे, ठीक है। और तीसरा इन्होंने लाया कि लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में कानून, मतलब लड़कियों की शिक्षा पे ही ज़्यादा फोकस किया गया। और देखिए चौथा इन्होंने लाया क्या, चौथा लाया कि संपत्ति में बेटियों की बराबरी का अधिकार। अब आओ, जो तुम्हारी संपत्ति है, ठीक है, उसमें जो बेटियां हैं उनको बराबर अधिकार दिया जाए, ठीक है, ये नहीं कि लड़कों को ही बांटो, लड़कियों को मत बांटो। तो ये सारे कदम उठाए गए सरकार के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। 4 कदम मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा। पहला, दहेज विरोधी अधिनियम, दूसरा PNDT अधिनियम, तीसरा लड़कियों की शिक्षा के समर्थन, ठीक है, और चौथा संपत्ति में बेटियों की बराबर का अधिकार। तो आपको चारों आपको ध्यान में रखना है, आपकी भर्ती परीक्षा में कोई सा भी पूछ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष क्या निकालते हैं, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, जो किया जा रहा था उसको रोकने का, या फिर उस पर जो चीज़ें हुई थी उसका निष्कर्ष हम यहाँ पे क्या निकालते हैं। लड़कियों की विशेष देखभाल न केवल उनका अधिकार है, बल्कि यह समाज की सशक्त नींव रखने का अधिकार भी है। एक लड़की को सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करके ही हम एक प्रगतिशील और समतावादी समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर, ये निष्कर्ष निकलता है। अब समान बचपन के विकार, अब देखिए इम्पॉर्टेंट है, लोग ये नहीं पढ़ाते हैं, आप भी नहीं पढ़ते हो, हालांकि आपने इसको पढ़ा होगा टीकाकरण इम्यूनाइजेशन में, ठीक है, टीकाकरण में आपने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं फिर से। तो जो बचपन में या फिर शिशुओं में या फिर बच्चों में, चाइल्डहुड में क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं, क्या क्या बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बचपन में होने वाले विकार जैसे कि
सर्दी, जुखाम, रोड़ी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इनके उपचार, रोकथाम और नियंत्रण की जानकारी होना आवश्यक है ताकि बच्चों को स्वस्थ रखा जा सके। तो बचपन की ये विकार हैं। अब एक एक के बारे में डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे सर्दी जुखाम के बारे में। ओके, सर्दी जुखाम कॉमन कोल्ड, ठीक है। सर्दी जुखाम बच्चों में होने वाली सामान्य समस्या है, ठीक है। यह एक वायरल संक्रमण है जो छींक, संपर्क या संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से फैलता है। ओके, अच्छा, लक्षण क्या है भैया इसके कॉमन कोल्ड के? तो लक्षण है कि नाक से पानी बहना। तो आप समझ जाना कि मेरे बेबी को, मेरे बच्चा को कॉमन कोल्ड हो चुका है। बच्चे को छींक आ रही है बार बार, तो आप समझ जाना कि मेरे बच्चा, मेरा बेबी को क्या हो गया है, सर्दी कॉमन कोल्ड हो चुका है, ठीक है। छींक आना, नाक का बंद होना, हल्का बुखार भी आ जाता है इसके लक्षण में। क्या 102 फ़ारेनहाइट तक बुखार भी आ जाता है। तो आप समझ जाना कि कॉमन कोल्ड की वजह से ये फीवर आया है। गले में दर्द और खांसी भी कॉमन कोल्ड का लक्षण है। आँख से पानी आना भी क्या है भैया, लक्षण है किसका, कॉमन कोल्ड का। अच्छा, उपचार क्या है भैया इसका, इस कॉमन कोल्ड का जो आपके बेबी के अंदर आ गया, आपके बच्चे के अंदर, आप बेबी बाबू सोना जो भी बोलते हो, ठीक है। हालांकि लोग अब अपने बॉयफ्रेंड को बेबी बाबू सोना बोलते हैं ठीक है। तो बच्चों को समान आहार, दूध और पानी देते रहें, ठीक है। सिर को ऊंचा रख कर सुलाएं। नमक में 0.9% सोडियम क्लोराइड डालें। ओके, भाप दिलाने वाले विक्स जैसी दवाओं का उपयोग करें। ये उपचार हैं, ठीक है, कॉमन कोल्ड के। अपने बच्चों को आप ये सारा चीज़ कर सकते हैं। अदरक, शहद, तुलसी की चाय लाभदायक है, ठीक है, कॉमन कोल्ड के अंतर्गत। और पैरासीटामॉल का प्रयोग करें अगर बुखार है तो। और गंभीर संक्रमण की स्थिति में तुरंत भैया डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रोड़ी, ठीक है, डिप्थीरिया। इसके अंतर्गत क्या देखेंगे, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। इसमें क्या रहता है, गले का टांसिल, ठीक है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और आ किस वर्ष के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है भैया, 2 से 5 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। कैसे फैलता है भैया, छींकने से, खांसने से, संक्रमित वस्तुओं से। कितने दिन का काल इसका उद्भव काल रहता है, 2 से 6 दिन का, ठीक है। लक्षण क्या है भैया, लक्षण क्या है, गले में सूजन, ठीक है, गले में सूजन, निगलने में कठिनाई, गले पर भूरी पीली झिल्ली का बनना, ज्वर और बेचैनी, ये सारे लक्षण हैं। अच्छा, उपचार क्या करेंगे भैया, उपचार में जो पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक आता है उसको दे सकते हैं, या फिर एंटीटॉक्सिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन आता है यहाँ पे दिया है, ठीक है, उसको भी दे सकते हैं। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन 10,000 से 81,000 आयु में दें, ठीक है। और सांस लेने में कठिनाई होने पर क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी की आवश्यकता हो सकती है। रोकथाम क्या भैया, इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, टीका लगाकर। कौन सा टीका, DTP वैक्सीन, ठीक है, 3, 4, 5 महीने की आयु में, और 2 और 5 वर्ष की आयु में बूस्टर खुराक देकर इसका रोकथाम किया जा सकता है। और संक्रमित वस्तुओं का भी विसंक्रमण करके इसका रोकथाम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वूपिंग कफ, काली खांसी, ठीक है। ये भी आपका क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। इसमें क्या श्वसन पथ, ठीक है, संक्रमित हो जाता है, ठीक है, महामारी वैज्ञानिक। और ये कितना होता है, ये कितने आयु के बच्चों में होता है, 5 वर्ष से कम के वर्ष के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका भी प्रसार कैसा है, छींकने से, खांसने से और संक्रमित वस्तुओं से। इसका उद्भव काल कितना है, 7 से 14 दिन। अच्छा, इसका लक्षण क्या है भैया, खांसी के तीव्र दौरे, ठीक है, खांसी के तीव्र दौरे, नाक और आँखों से पानी आना, ठीक है, ज्वर और भूख में कमी, ठीक है, ज्वर और भूख में कमी मतलब बुखार और भूख में कमी। उपचार क्या करेंगे, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक दवा देंगे। कौन सा, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन दवा देंगे एंटीबायोटिक, ठीक है, और खांसी की दवा और ऑक्सीजन देंगे ज़रूरत पड़ने पर। रोकथाम कैसे किया जा सकता है भैया, कैसे मतलब होने से पहले भी जो तैयारी किया जाता है उस बीमारी को लड़ने के लिए, उसको आने से पहले जो चीज़ें प्रोसेस किया जाता है उसी को रोकथाम कहते हैं। तो DPT का वैक्सीन लगा देंगे। और कितने महीने की आयु में, 3 से 4 और 5 महीने की आयु में। रोगों को पृथक रखें और उसकी वस्तुओं को विसंक्रमित करके, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है टेटनस, ठीक है। टेटनस भैया ये इम्पॉर्टेंट है,
ये भी बैक्टीरिया डिजीज़ है। इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, लॉकजा, मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। पेशियाँ जो होती हैं ऐंठने लगती हैं इससे, टेटनस से, ठीक है। और उससे क्या, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे संक्रमण का स्रोत दूध, मिट्टी, धूल या पशुओं का मल, फिर या फिर कट जाने पर, घाव हो जाने पर या सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन हो जाने पर टेटनस होता है। और उसका उद्भव काल 6 से 10 दिन का रहता है। क्लियर। लक्षण क्या है, बुखार, सर दर्द, पेशी या ठंड, निगलने में कठिनाई, ठीक है, आक्षेप, ठीक है। और उपचार क्या करेंगे, टेटनस एम्नियोग्लोबुलिन, एंटीबायोटिक और एंटी कॉमनसेल्ट दिया जाता है। रोकथाम में क्या करेंगे, घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करेंगे, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन देंगे और डीपीटी वैक्सीन 3 से 4-5 महीने की आयु में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पोलियो, ठीक है, ये विषाणु के कारण होता है, ठीक है, विषाणु के कारण होता है जो बच्चों के अंतपथ को संक्रमित करता है और लकवे का कारण बन सकता है। महामारी विज्ञान, आयु कितने, मतलब 5 वर्ष से कम के बच्चों में। और प्रसार कैसे रहता है भैया, मुंह मल मार्ग से, और इसका उद्भव काल 7 से 21 दिन। लक्षण क्या है, बुखार, सिर दर्द और थकान, मांसपेशियों की अकड़न, दुर्बलता। और उपचार क्या है इसका, लाक्षणिक चिकित्सा। रोकथाम में क्या करेंगे इसको ताकि रोका जा सके भैया, पोलियो वैक्सीन देना चाहिए 6 सप्ताह की आयु से शुरू, 3 खुराक, बूस्टर डोज 18 से 24 महीने की आयु में दिया जाता है। इन सभी बीमारियों को बचने के लिए बच्चों को समय समय पर टीका कराना उचित रहता है और उनकी साफ सफाई को ध्यान रखना होता है। किसी भी गंभीर लक्षण के प्रकट होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक होता है। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन, ठीक है। स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन एक संपूर्ण विवरण यहाँ पे हम देखेंगे। पहला क्या, संचार विधि, उद्भवन, अवधि रोग, लक्षण, रोकथाम और देखभाल के सिद्धांत। पहले हम देखेंगे बिंदुक संक्रमण से फैलने वाले रोग, ड्रॉपलेट से जो फैलता है बिंदुक संक्रमण उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी उद्भवन अवधि कितनी है, 2 से 3 सप्ताह। लक्षण क्या, सतत हल्का ज्वर जहाँ पे दिखाई दे समझ जाना बुखार की बात हो रही है। वजन में कमी और विरकारी खांसी और गले में दर्द, ये सारे लक्षण हैं ड्रॉपलेट उद्भव का, ठीक है। बिंदुमक का देखिए और क्या, 1 से 2 दिन में गुलाबी झिल्लीदार और दादोरे चेहरे पर उभरना, गर्दन के क्षेत्र पर लसिका पर का विवर्धन, ठीक है। थोड़ा हिंदी है तो आप इस चीज़ को समझना। रोकथाम कैसे करेंगे भैया, रोकथाम में पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जर्मन मीजल्स का टीका 16 वर्ष की आयु में लड़कियों को लगवाना। क्लियर। देखभाल क्या करेंगे, रोगों को पृथक कक्ष में रखें और लक्षणात्मक उपचार करें, जैसे जैसे जो सिम्टम आ रहा है उसी सिम्टम का इलाज करें, ठीक है। लक्षणात्मक का मतलब यही हुआ। अब देखिए तीव्र श्वसन रोग, ठीक है। तीव्र श्वसन रोग में क्या है भैया, इसका परिचय देख लीजिए। श्वसन तंत्र के संक्रमण नवजात और 5 वर्ष की उम्र के बच्चों में मृत्यु का मुख्य कारण, ठीक है। यह संक्रमण समान समय में स्वयं ठीक हो जाता है, लेकिन गंभीर संक्रमण फेफड़ों, श्वसन नली, गले और कान को प्रभावित कर सकता है। लक्षण क्या है, नाक से पानी बहना, नाक बंद होना, खांसी और पसलियों का चलना, गले में खराश और तेज श्वास, कान में दर्द या फिर मवाद। समान देखभाल क्या है, बच्चों को आराम और पौष्टिक आहार दें, स्तनपान जारी रखें, बच्चों को हवादार कमरे में रखें, बुखार होने पर चिकित्सीय परामर्श से पैरासीटामोल दें। नाक और गले की देखभाल, नाक और गले की देखभाल में क्या देखना है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, नाक साफ करने के लिए नमक के पानी की बूंदें डालें, गले की खराश के लिए गर्म पानी में शहद और नींबू का रस दें, और खांसी से राहत के लिए गले को तरल रखें, मतलब गले को गीला रखें। देखिए एक मलबद्धता जिसमें कि मल को त्यागने में कठिनाई होती है, इसका परिचय हम देखेंगे। कठोर मल, कठिनाई से मल त्याग करना मलबद्धता कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लेना, इंग्लिश में भी लिखा है। और नवजातों में दूध की कमी, अगर दूध की कमी है तब भी उसका दिक्कतें हो सकती हैं। कृत्रिम आहार, ठीक है। और मृदु विरेचक दवाओं का अधिक प्रयोग, ठीक है। और भावनात्मक समस्याएं या फिर भोजन की कमी। इसके लक्षण क्या है, मल त्यागने में कठिनाई और दर्द, पेट में सूजन, गुदा, ठीक है। ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी कोई टट्टी एकदम टाइट होती है, गुदा, विदार या फिर मलाशय की समस्या। चिकित्सा क्या करेंगे, फलों और हरी सब्जियों को सेवन बढ़ाएं, ठीक है। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा देखने को
खाने को दिया जाता है। और लिक्विड जैसे पैराफिन या फिर इसबगोल जैसी दवाओं का उपयोग, गुदा में ग्रेसिन की पत्ती या फिर पेडियाट्रिक फ्लैट इनीमा का प्रयोग करते हैं। दस्त, डायरिया, परिचय, कारण, ठीक है। परिचय और कारण पहले क्या देखेंगे, है क्या भैया, ये बार बार पतले पानी जैसे मल आना दस्त का लक्षण है। कारण क्या है भैया, वायरस और जीवाणु और कुपोषण, ठीक है। गंदगी और दूषित पानी, गंदगी और दूषित पानी की वजह से भी दूध की बोतल का सही तरीके से उपयोग न करना। अच्छा लक्षण क्या है भैया इसका, अत्यधिक प्यास लगना, आँखों को धंसना, ठीक है, त्वचा का सूखना और लचीलापन ना रहना, पेशाब की कमी। रोकथाम कैसे करेंगे, बच्चों को उबला और ठंडा पानी दें, ठीक है, किसमें, डायरिया में। शिशु को स्तनपान कराएं, ठीक है। शौचालय का उपयोग, हाथ धोने की आदत डालें, मक्खी और गंदगी से बचाव करें। देखभाल और इलाज, ठीक है, ORS। अब देखभाल क्या करेंगे भैया, ORS का पैकेट उठाएंगे, ORS को पैकेट को साफ पानी में मिलाकर घोल बनाएंगे। अब बच्चों को मिलाने के लिए साफ कप का उपयोग करेंगे। दस्त के हर बार, जैसे बच्चा 3 बार दस्त जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो प्रत्येक बार आपको क्या करना है, आधा कप में ORS घोल कर देना है। क्लियर, दस्त से आ रहा है उसका साबुन से हाथ धुलाएं, ठीक है, बैठाएं और आधा कप ORS दे दें। तरल पदार्थ जैसे चावल का माड़, नारियल पानी, सूप, ज़्यादा चीज़ें तरल ही दी जाती हैं, ठीक है। स्थिति में सुधार ना होने पर, अगर स्थिति तब भी सुधार नहीं हो रही तो डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा तब तो। ORS कैसे बनाएं, ठीक है, ध्यान देना है। ORS कैसे बनाएं, ORS से प्रश्न बनता है भर्ती परीक्षा में, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साफ बर्तन में 1 पैकेट ORS डालें। दूसरा पॉइंट क्या, निर्देशानुसार पानी मिलाएं, ठीक है। और तीसरा क्या है, दूध या अन्य पदार्थ ना मिलाएं। ORS में दूध नहीं या फिर अन्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, पॉइजनिंग बनने के चांस हो जाते हैं। घोल को अच्छी तरह मिलाएं और उपयोग करें, ठीक है। अब देखिए ORS का विस्तृत विवरण हम देख लेंगे, क्योंकि भर्ती परीक्षा में आपके एग्जाम बनता है। तो ORS का फुल फॉर्म, जिसे आप क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी घोल है जो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन को रोकने और उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर दस्त और उल्टी से भी शरीर में हुए तरल और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को भी पूरा करता है। क्लियर। ORS का महत्व देखेंगे। पहला तो भैया निर्जलीकरण की रोकथाम में इम्पॉर्टेंट है ये। दस्त या उल्टी के कारण शरीर से पानी या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कमी, इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाता है, जैसे सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, क्लोराइड आ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसकी कमी हो जाती है तब भी हम ORS पी लेंगे तो बहुत हमें रिलैक्स मिलता है। क्लियर। यह कमी शरीर की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती है और गंभीर मामलों में मौत का कारण भी बन सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तो कमजोरी आएगी ही, ज़्यादा दिक्कतें होंगी तो मौत भी हो सकती है। ORS इन आवश्यक तत्वों को पुनः संतुलित करता है। अब ORS क्या करता है, जब ORS पिलाते हैं तो जो आवश्यक तत्व हैं, जो आपको मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, तो इन्हीं को ये बैलेंस करता है, ठीक है, बराबर करता है। सुरक्षित, अब देखिए सुरक्षित और सुलभ ORS घर, मैं महत्व बता रहा हूँ, ORS का महत्व है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने बता दिया, दूसरा पॉइंट हमने बता रहे हैं कि सुरक्षित और सुलभ। अब ये ORS घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है और ये बच्चों को और वयस्कों दोनों को ये सुरक्षित है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सुरक्षित और सुलभ, सुलभ मतलब आसानी से जो उपलब्ध हो जाता है, सुरक्षित मतलब जो किसी प्रकार की साइड इफेक्टेड नहीं करता है या फिर ओवरडोज होने से भी कोई नुकसान दे नहीं रहता है। और तीसरा पॉइंट इसका महत्व में क्या आ जाएगा कि यह ORS सस्ती और प्रभावी चिकित्सा है। सस्ता है ना भैया, ORS एक किफ़ायती विकल्प है जो निम्न आय वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग जीवन रक्षक हो जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंट ये हो गया। अब देखिए ORS का घटक हम देखेंगे, WHO द्वारा अनुशासित ORS के घटक नीचे हम देखेंगे, ठीक है। अभी घटक आएगा, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाना भूल गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ टाइप लगाते थे कि नमक की मात्रा इतना है, ये इतना भूल गए हैं, चलिए अभी नीचे मिलेगा, वो ध्यान देना है। घटक देखिए, ORS बनाने की विधि पहले देख लेंगे। घर पर कैसे ORS बनाएंगे, एक गिलास लेंगे, उसमें 2 मिलीलीटर, ठीक है, 2 मिली
पानी लेंगे उबला हुआ और ठंडा पानी भी ले सकते हैं, या फिर उबला हुआ ठंडा पानी, मतलब उबाल कर फिर उसको ठंडा करना है। ठीक है। अब इसमें 6 चम्मच चीनी डाल देना है आपको उसी पानी में। ठीक है। कितना पानी लेना है? 200 मिली। ठीक है, 200 मिली पानी लिए उबाल कर, फिर उसको ठंडा करके, तो इसमें 6 चम्मच चीनी डालना है। ठीक है। उसके बाद आधा चम्मच नमक डालना है। ठीक है, कितना? आधा चम्मच नमक डालना है। ओके। अब यहीं पे आपका तैयार होने वाला है ओआरएस। और पानी को एक साफ बर्तन में डालें। अब जो पानी आपने लिया है उसको एक साफ बर्तन में डालें और इसमें चीनी और नमक मिलाएं। जो आपने नमक और चीनी तैयार किया है उसमें मिला दें। अच्छी तरह से उसको हिलाएं। ठीक है, ताकि सब कुछ पूरी तरह से घुल जाए। अब यह घोल तुरंत उपयोग के लिए तैयार हो गया, ओआरएस बन गया। अब आप पिला सकते हो किसी को भी। तो क्या जनरली हमने क्या देखा? नमक मिला। ठीक है, नमक हमको चाहिए होता है, पानी हमको चाहिए होता है। ठीक है, और हमको क्या चाहिए होता है? नमक, पानी, और हमको क्या चाहिए होता है? चीनी चाहिए होता है। ठीक है, 3 चीज़ें हमने देखा, 3 चीज़ों से हमने ओआरएस बना लिया। ओके। तो ध्यान दें, घोल को 24 घंटे के भीतर उपयोग करें। ये नहीं कि बना के रख दें 2-3 दिन चलाएं, नहीं, उसको 24 घंटे के भीतर उपयोग कर लेना होता है। बच्चे घोल को फेंक दें और ताज़ा घोल तैयार करें। हर बार ताज़ा घोल तैयार करना होता है। ओआरएस का उपयोग। ठीक है, ओआरएस का उपयोग कौन कौन पी सकता है? सवाल आता है कि कौन कौन पी सकता है? दस्त और उल्टी वाले बच्चे भी और वयस्क भी। ठीक है, जवान भी, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, तो सब लोग पी सकते हैं, ध्यान देना है। गंभीर शारीरिक मेहनत या गर्मी के कारण थकावट महसूस करने वाले लोग भी पी सकते हैं। अब खुराक की बात करें तो 6 महीने से छोटे बच्चों को, ठीक है, 6 महीने से छोटे बच्चों को क्या खुराक देना है? दस्त के, ठीक है, दस्त के हर बार 50 से 100 मिलीलीटर। ठीक है। और 6 महीने से बड़े बच्चों को ओआरएस कितना देना होता है? 100 से 200 मिलीलीटर मिनिमम। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। एडल्ट को भैया, एडल्ट को क्या? दस्त के हर बार, ठीक है, दस्त के बार बार 200 से 4 मिलीलीटर पीना चाहिए। ठीक है। कब तक दें? सवाल ये आता है कि कब तक दें। ठीक है, कब तक दें भैया? तब तक देना है जब तक दस्त और निर्जलीकरण ठीक ना हो जाए। ठीक है, जब तक दस्त और निर्जलीकरण ठीक ना हो जाए। यदि स्थिति गंभीर हो तो डॉक्टर से सलाह लें। ये नहीं कि ओआरएस से पिलाते रहें। ओआरएस कैसे काम करता है? सवाल ये आता है कि ये कैसे काम करता है। तो ये पानी और इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण करता है। ठीक है, ग्लूकोज की उपस्थिति शरीर में आंतों में पानी और सोडियम को जल्दी अवशोषित करने में मदद करती है। क्लियर? ऊर्जा प्रदान करना, ओआरएस ऊर्जा प्रदान भी करता है। घोल में मौजूद ग्लूकोज जो रहता है ना, ग्लूकोज किसके बना रहता है भैया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ही बना रहता है ना ग्लूकोज। 6C6H12O6, 612 6। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ही कारण ऊर्जा मिलता है, ग्लूकोज के कारण ही ऊर्जा मिलता है। और क्या करता है भैया? इलेक्ट्रोलाइट संतुलन करता है। सोडियम जैसे पोटेशियम क्लोराइड शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं। ओआरएस का उपयोग करते समय सावधानियां क्या है कि सही मात्रा का पालन करें। चीनी और नमक का सही मात्रा मिलाना चाहिए। ज़्यादा चीनी या नमक घोल को नुकसानदायक बना सकता है। अस्वच्छता का ध्यान रखें। घोल बनाने के लिए साफ पानी और बर्तन का उपयोग करें। ठीक है, हाथ धोने के बाद ही इसे तैयार करें। गंभीर स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। यदि दस्त 2-3 दिन तक जारी रहे, बच्चे में सुस्ती, बार बार उल्टी या तेज बुखार हो, पेशाब में कमी या त्वचा पर झुर्रियाँ आएँ, तभी तभी मतलब कि ये सारे गंभीर स्थितियाँ हैं, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा ही। ओआरएस का अन्य उपयोग क्या? गर्मी के मौसम में पानी की कमी के लिए भी आप ओआरएस को अन्य उपयोग के अंतर्गत आ जाएगा। तेज व्यायाम या फिर खेल कूद के बाद भी आप ओआरएस ले सकते हो। और शिशुओं में समान निर्जलीकरण की समस्या होने पर भी ओआरएस दे सकते हो। ठीक है। WHO और यूनिसेफ का सुझाव क्या है? WHO और यूनिसेफ ने ओआरएस को बच्चों में दस्त के उपचार का सबसे प्रभावी उपाय बताया है। ये लाखों बच्चों की जान बचाने में मदद करता है, खासकर विकासशील देशों में। ओके। अब देखिए, ओआरएस एक सरल, किफ़ायती और जीवन रक्षक उपाय है। इसे सही तरीके से उपयोग करके दस्त और निर्जलीकरण जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ओआरएस घटक की जो मैं बात कर रहा था,
आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओआरएस का घटक, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्लूकोज की मात्रा है। देखिए ये सभी जो मात्रा है 1 लीटर पानी में, ठीक है, प्रति लीटर पानी में, मतलब 1 लीटर पानी है तो ग्लूकोज की मात्रा 13.5 ग्राम होना चाहिए उसमें। और सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा कितना 2.6 ग्राम होनी चाहिए 1 लीटर पानी में। अगर 1 लीटर आप बना रहे हो, ठीक है, ओआरएस का तैयार करना है आपको, तो 1 लीटर पानी आप ले रहे हो, इसमें 13.5 ग्राम ग्लूकोज डालना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ठीक है, 1.5 ग्राम और डाइसोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। ऐसे बन के आएगा, निम्नलिखित में से बताइए ओआरएस का घटक नहीं है। ऑप्शन दे देगा क्या, ग्लूकोज दे देगा, सोडियम क्लोराइड दे देगा, पोटेशियम क्लोराइड दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा क्या 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 दे देगा मिट्टी। तो आपको फिर मिट्टी है क्या, मिट्टी नहीं है, बालू है क्या, नहीं है। तो ये सारे घटक हैं, ध्यान में रखना है और मात्रा ध्यान में रखना है, कितनी मात्रा कितना रहना चाहिए प्रति लीटर में। तो ग्लूकोज 13.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम और ट्राइसोडियम साइट्रेट 2.9 ग्राम। यह संरचना पानी में घुलने के बाद शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और पानी के अवशोषण को बढ़ावा देती है। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपके भर्ती परीक्षा के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट IMP है। क्या है, MIMP है, MIMP है। आप भी नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी आप लिख लेना MIMP, ओके। अब देखिए वोमिटिंग, उल्टियाँ क्या है भैया, वोमिटिंग क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। उल्टी एक ऐसी क्रिया है जिसमें आमाशय पेट से अपचा हुआ या फिर अपचा भोजन मुंह के माध्यम से बाहर आ जाता है। यह पेट या आहार नाल में किसी समस्या के संकेत हो सकती है। क्लियर। उल्टी के कारण, अच्छा उल्टी के कारण क्या है, आहार नाल, ठीक है, आहार नाल में इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी से इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखिए संक्रमित भोजन का सेवन, अगर आप इन्फेक्टेड भोजन कर रहे हैं तब भी, खराब या विषाक्त भोजन करने से भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकता है। और तीसरा क्या है, आहार विषाणुता मतलब फूड पॉइजनिंग की वजह से भी ये समस्या हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गोल कृमि, जैसे कृमि संक्रमण के कारण भी ये समस्या हो सकती है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी, अगर पाचन में दिक्कत है, खाना का ना पचना, तब भी ये समस्या हो सकती है। किसकी समस्या हो सकती है, वोमिटिंग की बात कर रहा हूँ, उल्टी की बात कर रहा हूँ, उल्टी हो सकती है। ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है, जो देखिए 5 पॉइंट हो गया, ये छठा पॉइंट है, अत्यधिक अम्लीय भोजन करने से भी वोमिटिंग हो सकती है, जैसे कि अधिक मिर्च मसालेदार भोजन करने से। अब देखिए पहचानेंगे कैसे, लक्षण और चिन्ह क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, किसका, उल्टी का, ठीक है, वोमिटिंग का। तो बार बार उल्टी, उल्टी नाम है तो बार बार उल्टी आना, पेट दर्द होना, उल्टी के साथ बुखार आना, दस्त होना, ये सारे लक्षण हैं। निर्जलीकरण, ठीक है, डिहाइड्रेशन, गंभीर अस्वस्थता अस्वस्थता, ठीक है। उल्टी का उपचार कैसे करेंगे, ORS देंगे, सभी को पता है, अभी हमने ORS पढ़ा ना, तो शरीर में खोए हुए तरल पदार्थ को पूर्ति करने के लिए ORS देंगे। पेट की दर्द के लिए डॉक्टर की सलाह से दवा लेंगे, ठीक है, और प्रोटीन और ऊर्जा युक्त भोजन करवाएंगे। निर्जलीकरण के बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ देंगे। आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, चिकित्सा से संपर्क करेंगे, डॉक्टर से संपर्क करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉन्सिलाइटिस, जिसको इंग्लिश में गलतुंडी का शोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलतुंडी का शोथ बोलते हैं। परिभाषा क्या है, गलतुंडी का शोथ के बच्चों में होने वाले एक सामान्य रोग है जिसमें गले में मौजूद टांसिल, इसका नाम है ये टॉन्सिलाइटिस, टांसिल नामक ग्रंथि में विषाणु का संक्रमण के कारण सूजन आ जाता है, ठीक है, टांसिल जिसको बोलते हैं बढ़ जाता है। कारण क्या है, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, ठीक है, क्या कारण देखने को मिलता है, विषाणु संक्रमण मुख्य कारण है, प्रमुख वायरस, ठीक है, क्या नाम है भैया, एंडीनो वायरस, ठीक है, और एक दूसरे का क्या नाम है, एंटोरो वायरस, और तीसरे का क्या नाम है, एपस्टीन बार वायरस, ठीक है, और चौथे का क्या नाम है, कोक्साकी वायरस। तो आपको ये सारे वायरस के नाम को ध्यान में रखना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, एडिनो वायरस, ठीक है, एंटेरो वायरस, और यहाँ पे एप्स्टीन बार वायरस।
अब देखिए 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों में दूसरा कारण हम दूसरे इसी में देखेंगे कारण में दूसरा क्या है 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों में इसमें क्या रहता है इसमें जो रहता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु संक्रमण ठीक है। अब यौवन अवस्था के बच्चों में भैया ठीक है इसमें क्या रहता है क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम ठीक है इसके कारण होता है। चौथा नेक्स्ट क्या है गोनोकोकस के कारण होता है ठीक है। इसके लक्षण क्या है भैया ठीक है इसके साइन एंड सिम्टम की बात कर लें किसका गलतुटी का शोथ का तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम है तेज बुखार आना सिर दर्द होना ठीक है उल्टी और बेचैनी होना अन्य लक्षण गले की लसिका ग्रंथि में सूजन निगलने में कठिनाई गले में दर्द और टांसिल ग्रंथियों पर सफ़ेद धब्बे पस या फिर खांसी और नाक का बहना पेट में दर्द। हालांकि ये आपकी भर्ती परीक्षा में आज तक प्रश्न बना नहीं है इम्पॉर्टेंट है नहीं लेकिन पढ़ना तो पढ़ेंगे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए संक्रमण का प्रकार और पहचानना पहला वायरल संक्रमण गले में दर्द खांसी और नाक बहने जैसे लक्षण जीवाणु संक्रमण तेज बुखार और सर्वाइकल लिम्फ नोड में सूजन ठीक है। उपचार क्या करेंगे आराम और स्वच्छता की ज़रूरत होती है इस बच्चे को बिस्तर पर आराम करने दें गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें खान पान मेंटेन करेंगे खान पान में क्या देखेंगे जैसे कि गर्म तरल भोजन जैसे दूध चाय सूप और ठोस और कठोर भोजन से बचना चाहिए। वायरल संक्रमण में क्या करेंगे भैया एंटीबायोटिक दवाएं नहीं दी जाती हैं सहायक और लाक्षणिक चिकित्सा की जाती है मतलब जो सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं उसी सिम्टम का ही इलाज किया जाता है। जीवाणु संक्रमण में क्या करेंगे गले से स्राव ठीक है गले से स्राव का कल्चर कराएं ठीक है गले से स्राव का कल्चर कराएं उचित एंटीबायोटिक दवाएं ठीक है जैसे क्या पेनिसिलिन ठीक है 125 mg या फिर 250 mg एरिथ्रोमाइसिन 30 से 50 mg एमॉक्सिसिलिन ठीक है 25 से 500 mg प्रति किलोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकालते हैं उल्टी और गलतुंडिका शोथ दोनों ही बच्चों में समान समस्या है लेकिन समय पर उचित देखभाल और उपचार से इन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। यदि लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो यह गंभीर हो जाएंगे और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इसमें। अब देखिए गलफड़े मम्पस ठीक है परिभाषा क्या है गलफड़े आप पैरोटाइटिस लार ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड का एक संक्रमण है जो शरीर के अन्य अंगों जैसे कि अंडकोश टेस्टिस और अंडग्रंथि ओवरिस और अग्नाशय पैंक्रियाज को प्रभावित कर सकता है। यह संक्रमण दुर्लभ मामलों में श्रवण क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है तो ये इम्पोर्टेंट है हमने देख लिया मम्पस का। देखिए गलफड़े के कारण क्या इसके कारण है वायरल संक्रमण में क्या यह एक संक्रामक बीमारी है ठीक है जो पैरामॉक्सी वायरस के कारण होता है और टीकाकरण का अभाव इसमें टीकाकरण न किए गए बच्चों को भी यह संक्रमित कर देता है ठीक है। संक्रमण का प्रसार यह हवा में फैलने वाले कड़ों या संक्रमित व्यक्ति की लार के संपर्क से फैलता है। वायरस लार ग्रंथियों में सूजन पैदा करता है और रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। गलफड़े के लक्षण सिम्टम में क्या देखेंगे भैया मम्पस के सिम्टम क्या हैं भैया सामान्य लक्षण जैसे कि लार ग्रंथियों का एक या दोनों ओर सूजन बुखार बेचैनी भूख न लगना सिर दर्द कान व गले में दर्द। गंभीर लक्षण में क्या अंडकोश में सूजन और दर्द ठीक है पेट में दर्द सुनने की समस्या अग्नाशय के सूजन ये सब मम्पस की गंभीर लक्षण हैं। अब निदान में क्या करेंगे क्लिनिकल जाँच करेंगे लार ग्रंथियों की सूजन का अवलोकन ही इसका मुख्य निदान है। वायरल एंटीजन टेस्ट कराएंगे दुर्लभ मामलों में रक्त परीक्षण की आवश्यकता होती है। इलाज में क्या आ जाएगा विशिष्ट इलाज का अभाव गलफड़ों का कोई विशेष इलाज नहीं है ठीक है। सहायक चिकित्सा लक्षणों के आधार पर मतलब सिम्टम के आधार पर निम्न उपाय किए जा सकते हैं जैसे कि बर्फ से सिकाई कर लीजिए नमकीन गुनगुने पानी से गरारे कर लीजिए सादा और नरम आहार दे करिए ठीक है दर्द निवारक दवाएं दीजिए और टीकाकरण में MMR का टीका लगता है ठीक है। वैक्सीन बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है मम्पस रूबेला ठीक है मम्पस रूबेला टीका MMR ठीक है। कान की समस्या परिभाषा देखेंगे कान की समस्या बच्चों में कॉमन सी बात है ठीक है बचपन में ही कान बहने लगता है
कान ज़्यादा ही बहता है। तो बच्चों में कान का संक्रमण एक सामान्य समस्या है जिसमें कानों में के पर्दे के पीछे मवाद जमा हो जाती है, जिससे सर दर्द और बुखार हो सकता है और समय पर इलाज ना करने पर यह बहरेपन भी हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, कारण क्या है भैया, ये कान की समस्या का कारण क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल या फिर वायरस संक्रमण हुआ, कान की सफाई में लापरवाही हुई, ठीक है, गले और नाक में जुड़े संक्रमण के कारण हुआ, ठीक है। जुकाम आने पर भी बहुत से बच्चों का कान बहने लगता है। अच्छा, लक्षण क्या है? कान में दर्द होगा, बुखार आएगा, मवाद का निकलेगा, ये सारे कान की समस्या में लक्षण हैं। और नेक्स्ट क्या है? सुनाई देने में कमी और कान के पीछे सूजन। निदान क्या करेंगे इसका? जांच के प्रश्न जैसे कि क्या बच्चे को कान में दर्द है, बताना है, ठीक है। क्या कान में मवाद निकल रहा है, बताना है। कान के पीछे वाले, ठीक है, कान के पीछे दर्द वाली सूजन है या नहीं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें पूछना। अब विशेष निरीक्षण में क्या कि कान से मवाद का बहना संक्रमण का संकेत है, ठीक है। यदि मवाद 14 दिन से अधिक समय तक बह रहा है तो यह क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन है, ठीक है। 14 दिनों से कम मवाद का बहना एक्यूट ईयर इन्फेक्शन माना जाता है। इलाज में क्या करेंगे भैया? इलाज में क्या करेंगे? दर्द निवारक दवाई देंगे, ठीक है। एक्यूट ईयर इन्फेक्शन में तीव्र कान संक्रमण में क्या करेंगे? दर्द निवारक दवाई देंगे, एंटीबायोटिक जैसे एमॉक्सिसिलिन, ये सारी चीज़ें देंगे। अब पुराना कान का संक्रमण क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन में जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इसमें कान की सफाई करेंगे आवश्यक दवाओं और डॉक्टर की निगरानी में, ठीक है। सहायक उपाय क्या है भैया? कान के दर्द के लिए गर्म सिकाई, ठीक है। संक्रमण के दौरान कान में पानी जाने से बचाव करना होता है। अब देखिए, पेट के कृमि संक्रमण, वार्म इन, ठीक है, ये हम देखेंगे पेट के कृमि संक्रमण, ठीक है, परिभाषा देखेंगे, ठीक है। पेट की परजीवी पैरासाइट हाथों में प्रवेश करके शरीर में पोषक तत्वों को चूसते हैं और गंभीर मामलों में बीमारी का कारण बनते हैं। ओके, प्रमुख कारण क्या क्या है भैया? पहला कि दूषित भोजन और पानी, दूसरा अस्वच्छ जीवन शैली, और तीसरा संक्रमित मिट्टी या फिर सतह के संपर्क में आना। लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है भैया? पेट में दर्द और सूजन, वजन का कम होना, ठीक है, ये सारे लक्षण है। भूख में कमी, ठीक है, दस्त या कब्ज, ठीक है, ये सारे लक्षण है। एनीमिया या फिर खून की कमी आप बोल सकते हो, ठीक है। इलाज क्या करेंगे भैया? एंटीपायरासाइड दवाई देंगे, ठीक है। कौन कौन सा है? एल्बेंडाजोल या फिर मेबेंडाजोल। और सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे, नियमित हाथ धोंगे, कब? स्वच्छ भोजन का सेवन करेंगे, ठीक है, भोजन करने से पहले हाथ धोएंगे और स्वच्छ भोजन करेंगे। पोषण का ध्यान रखेंगे, संतुलित और पौष्टिक आहार देंगे, ठीक है। निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं? निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि गलफड़े, कान की समस्या और कृमि संक्रमण बच्चों में आम है, लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। समय पर निदान, सही इलाज और रोकथाम के उपाय बच्चों को इससे बचाने में मदद कर सकते हैं। टीकाकरण, स्वच्छता और संतुलित आहार बच्चों में मदद करता है इस चीज़ को फैलने से। अब देखिए, स्कूली स्वास्थ्य रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे। परिचय, स्कूल में सभी बच्चों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना अत्यंत आवश्यक है। इस रिकॉर्ड में बच्चों को बुनियादी जानकारी जैसे कि नाम क्या है बच्चे का, जन्मतिथि क्या है, पता क्या है, स्वास्थ्य का इतिहास क्या है, शारीरिक और विशेष परीक्षणों की रिपोर्ट और प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए। किसमें? स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड में। अब देखिए, भारत में स्वास्थ्य समस्याएं के बारे में देखेंगे। भारत में निम्नलिखित, यहाँ से आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया जो हमने वहाँ पे डाला था, स्वास्थ्य, ठीक है, स्कूली स्वास्थ्य, वहीं से स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, भारत में निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याएं प्रचलित हैं जिनका मुख्य कारण अस्वच्छता, स्वच्छ पेयजल की कमी, प्रदूषित भोजन एवं पेय पदार्थों का सेवन, गरीबी, अशिक्षा, पोषण की कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और जनसंख्या की वृद्धि है, ठीक है। इन सभी के कारण भैया बच्चों की या फिर लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अब देखिए, संक्रामक रोगों की समस्या, इस समस्या के विस्तृत विवरण के लिए हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल में, विस्तृत में। बस इतना ही जान लो, ये सारी हेडिंग है किसके किसके हैं भैया? ये संक्रामक रोगों की समस्या, ठीक है, ये किसके हेडिंग है?
ये किसकी हेडिंग है? भारत में स्वास्थ्य समस्याएं, कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं? पहला हो गया कि संक्रामक रोगों की समस्या, दूसरा पर्यावरणीय स्वच्छता की समस्या, ठीक है, तीसरा पोषण संबंधी समस्या, जो हम पोषण वाले टॉपिक में पढ़े हैं, ठीक है, तो ये सारे हम कुछ पढ़ चुके हैं ना। चिकित्सा सुविधा की समस्या, ठीक है, ये भी हम यहाँ पे नहीं पढ़े, यहाँ पे देखेंगे भारत की लगभग 80% आबादी गाँवों में रहती है, लेकिन 80% स्वास्थ्य सुविधाएं कस्बों और शहरों तक सीमित हैं, ठीक है। इसके कारण समस्याएं होती हैं। गाँव में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने के कारण लोग अस्वस्थ रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या की समस्या, पांचवा जनसंख्या की समस्या, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख भी पहले किया जा चुका, हम पढ़ चुके हैं पहले भी इसके। शिक्षक, अभिभावक और बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का महत्व। अब शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है? शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है? तो स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य और दैनिक प्रशिक्षण शिक्षकों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है शिक्षकों द्वारा? स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य और दैनिक परीक्षण शिक्षकों द्वारा किया जाता है। शिक्षकों को बच्चों की समान स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना आना चाहिए, जैसे कि सर्दी जुकाम, गले में खराश, सिरदर्द, बुखार, दस्त, उल्टी, शारीरिक गर्दन, आँखों का लाल होना, त्वचा रोग, बेचैनी। इन समस्याओं के लक्षण पहचानने के बाद शिक्षक बच्चों और उनको अभिभावकों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तनाव, बेचैनी और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान का समय पर उपाय करना जरूरी होता है। ओके। विशेष परीक्षण में क्या है भैया कि आँख, नाक, कान, दांत संबंधी समस्याओं की पहचान, आँखों के लिए विशेष रूप से रंग पहचानने की समस्या या फिर रात अंधता, ठीक है। और देखिए भेंगापन, दृष्टि दोष की जांच, ठीक है। स्वच्छता और पोषण का महत्व। स्वच्छता और पोषण का महत्व, स्कूल और जल का स्वच्छ वातावरण, ठीक है। शिक्षकों को बच्चों और अभिभावक को स्वच्छता बनाए रखने की जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। और घर, स्कूल और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। और घर पर स्कूल, ठीक है, घर, स्कूल और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। अब पोषण संबंधी शिक्षा देनी चाहिए। क्या? बच्चों को संतुलित आहार और पोषण के महत्व के बारे में सिखाना चाहिए। अभिभावक को बच्चों को सही आहार, ठीक, और पोषण संबंधी जानकारी देकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। ओके। निष्कर्ष यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। क्या? स्कूल में स्वास्थ्य रिकॉर्ड और बच्चों को स्वास्थ्य की नियमित जांच शिक्षकों और अभिभावकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देकर बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यह बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। ओके। अब हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे क्या इसी, क्योंकि आपका ये मेनली टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, तो डिटेल में आप पढ़ लेना, हम ऐड कर दिए हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। विद्यालय स्वास्थ्य का उद्देश्य और कार्यक्रम। तो विद्यालय स्वास्थ्य सेवा बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बच्चों को सर्वांगीण विकास में मदद करता है। कौन? विद्यालय, ठीक है। अब विद्यालय स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य क्या है भैया? स्वास्थ्य जागरूकता, मतलब स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता देना बच्चों को, बच्चों और शिक्षकों और अभिभावकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या है भैया विद्यालय स्वास्थ्य का? तो बीमारियों की रोकथाम में भी विद्यालय स्वास्थ्य का उद्देश्य रहता है। स्कूल के वातावरण संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकना, ठीक है। तीसरा विद्यालय स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ आदतों का विकास करना। चौथा क्या है? प्रारंभिक पहचान, किसी भी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं को प्रारंभिक पहचान और उसका समाधान करना होता है। पांचवा विद्यालय स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है भैया? प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन स्थिति में बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना होता है। फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए हर एक विद्यालय में, ठीक है। और सकारात्मक वातावरण, बच्चों के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सकारात्मक वातावरण बनाना भी विद्यालय स्वास्थ्य का उद्देश्य है। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम तो कौन कौन सा है भैया? स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम पहला। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको पढ़ना है। क्या?
लिखा है कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कई गतिविधियां और सेवाएं आती हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सुधारने में मदद करती है। जैसे पहला कि मुख्य गतिविधियां और सेवाएं, स्वास्थ्य परीक्षण में क्या देखना होता है, शारीरिक स्वास्थ्य जांच जैसे कि बच्चों की ऊंचाई, वजन, आँख, कान, दांत आदि आदि की जांच, ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य जांच में क्या, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याओं का आकलन। बच्चा स्कूल में जा रहा है, सबसे लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, इन सब का आकलन किया जाता है और अभिभावक से विचार विमर्श करके उसको सुधारा जाता है, ठीक है। टीकाकरण, सरकार द्वारा निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करना जैसे कि डीपीटी, ठीक है, एमएमआर, बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी आदि। और स्वास्थ्य शिक्षा देना ही होता है। स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों और शिक्षकों को स्वच्छता, पोषण संबंधी बीमारी को रोकथाम और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी देना होता है। पोषण कार्यक्रम ये क्या है, मिड डे मील योजना के माध्यम से बच्चों को संतुलित आहार प्रदान करना, पोषण संबंधी समस्याएं जैसे एनीमिया, कुपोषण आदि की पहचान और समाधान करना पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो ये सभी स्कूली स्वास्थ्य के कार्यक्रम हैं। पहला, और देखिए नेक्स्ट क्या है, पांचवा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा और उपचार। ये भी कार्यक्रम है किसका, स्कूली स्वास्थ्य का। स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का प्रबंधन, मामूली चोटों और बीमारियों का उपचार करना, ठीक है। स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल, स्कूल में साफ सफाई बनाए रखना, बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। सातवां क्या है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। ये सारे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, तो आप देख लेना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम एक बार पर्यावरण के बारे में चर्चा कर लेंगे। विद्यालय का पर्यावरण, विद्यालय के पर्यावरण का महत्व क्या है। स्वस्थ विद्यालय का पर्यावरण बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। यह बच्चों को सीखने की क्षमता और उनकी समग्र उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। विद्यालय पर्यावरण की विशेषता क्या है, स्वच्छता, स्वच्छ रहेंगे तो कक्षाएं स्वच्छ रहनी चाहिए, शौचालयों का, खेल का मैदान, ठीक है। नियमित सफाई, कूड़ेदान की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल स्रोतों को नियमित निरीक्षण और सफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो हवादार और रोशनी युक्त कक्षाएं होनी चाहिए, ठीक है। कक्षाओं में प्राकृतिक प्रकाश पहुँचे, वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था हो, उचित फर्नीचर, बैठने की सुविधा हो, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा बैठे और उसके पछवाड़े में चुभ जाए, तो ऐसा नहीं है। खेल के मैदान, बच्चों को खेलने के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए सुरक्षित और पर्याप्त खेल का मैदान होना चाहिए। खेल उपकरणों को नियमित जांच, ठीक है। ये नहीं कि जो खेल का जो उपकरण, जो टूल्स का यूज़ कर रहा है बच्चा, वो मतलब सही अवस्था में ना हो, जैसे ही बच्चा उसका यूज़ करे और उससे उसको खतरा हो सके, तो ऐसा नहीं होता है। हरियाली और पौधारोपण, स्कूल परिसर में पौधारोपण और हरियाली का विकास होना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना होता है कि भैया पर्यावरण को संरक्षण करना तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। ये सब कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को। अब प्रदूषण रहित वातावरण होना चाहिए, जैसे कि धूल नहीं होना चाहिए, धुआं और शोर से मुक्त वातावरण होना चाहिए विद्यालय के कक्षाओं और परिसर में। वायु प्रदूषण की रोकथाम भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। ये और देखिए, आपने उस पुराने वाले चैनल, देखिए जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग प्रॉपर तरीके से क्लास देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप में आप लोग जुड़े हो और कोर्स भी 200 रुपये फी भी दिए हो, 70-80 लोग, लेकिन लाइक या फिर कमेंट या शेयर करने में पता नहीं क्यों कंजूसी कर देते हो। पता नहीं वीडियो देखने का समय मिलता है या फिर कि देखते ही नहीं हो, कि क्या करते हो पता नहीं। मतलब कि आपको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या फिर पढ़ाई पे आपका फोकस है। इतना मतलब इतना चुपचाप ग्रुप में, मतलब शांति व्यवस्था, अगर उनसे पूछेंगे तब भी नहीं बताएंगे। बाकी आप लोगों को भैया देखिए, बार बार मौका नहीं मिलता है, यही लास्ट मौका है। इसके बाद एनएम की परमानेंट की भर्ती इतना नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी 5000 आई है, ठीक है, आने वाले समय में 2000 आएगा, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सबको इसी बार सेलेक्ट हो जाना है, ठीक है। पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है, तो पीडीएफ आप देखिए, पढ़ें उसको, सुबह शाम 2 बार 3 बार पढ़ें, अपने से पढ़ें, तब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।